जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, KEF2 का है आज हमारा रिवीजन सेशन 2। फर्स्ट सेशन में हमने बेसिक्स पढ़े, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया। आज हम अपना थर्ड हेड ऑफ इनकम रिवीजन सेशन 2 में स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है जी बच्चों, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में कौन सी इनकम जाएगी? तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। देखिएगा डिफिनीशन में कितनी बातें बता रहा है। कह रहे जनाब मतलब क्या है? नंबर फर्स्ट, कैपिटल एसेट का होना बहुत जरूरी है। कैपिटल एसेट के होने से कैपिटल गेन या लॉस जनरेट नहीं होगा। नंबर सेकंड क्या है? डिस्पोजल। जब ये दोनों होंगी, कैपिटल एसेट होगा और डिस्पोजल होगा, तो फिर आपके पास कैपिटल गेन या लॉस आएगा। अगर उन दोनों में कोई एक भी मिसिंग होगा, मतलब डिस्पोजल होगा, कैपिटल एसेट नहीं होगा, तो कैपिटल गेन या लॉस नहीं आएगा। कैपिटल एसेट होगा, सारी जिंदगी पड़ा होगा, डिस्पोजल नहीं होगा, फिर भी कैपिटल गेन या लॉस नहीं आएगा। ठीक है, अब डिस्पोजल का मतलब क्या है? डिस्पोजल की डेफिनेशन में से जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में नोट्स है वो आपने याद रखने हैं। जब कभी आप लूज कर जाए कोई भी बंदा राइट्स टू यूज एन एसेट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको क्या बता दिया? कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये डिफिनीशन नहीं है। डिफिनीशन आपने वो वाली याद करनी है जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में है। अब फॉर एग्जांपल ये मार्कर है मेरे पास, ये मैंने सेल कर दिया, पैसे ले लिए, अब इसको फर्दर मैं यूज कर सकता हूं? नहीं, डिस्पोजल। ये मार्कर मुझसे गुम हो गया, डिस्पोजल। ये मार्कर मुझसे चोरी हो गया, डिस्पोजल। ये मार्कर टूट गया, डिस्पोजल। ये मार्कर जल गया, डिस्पोजल। समझ आ रही है? तो डिस्पोजल हर उस एक्ट को कहते हैं जो आप एसेट के यूज करने के राइट्स होते हैं उसको लूज कर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पोजल। ठीक है, दूसरा है गेन और लॉस कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला लिखे। वैसे एम्प्लॉय शेयर स्कीम में हमने पढ़ा था, फार्मूला क्या होगा? सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, नंबर थर्ड है इसमें, ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। नंबर थर्ड है कैपिटल एसेट किसे कहते हैं? कैपिटल एसेट का क्या मतलब है? कह रहे जनाब कैपिटल एसेट में हर वो एसेट आता है अदर देन सिद्धू। अदर देन सिद्धू, ये न्यूमेरिक सिद्धू जो है ये याद रखना। एस स्टैंड्स फॉर स्टॉक एंड ट्रेड या कंज्यूमेबल स्टोर्स। समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, डी स्टैंड्स फॉर डिप्रिसिएबल एसेट्स और ओ स्टैंड्स फॉर अदर पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट सेक्शन 38। ये कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट की डिफिनीशन। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ये दो बातें। जब वो कहे ना इंटेंजिबल एसेट और जब वो कहे डिप्रिसिएबल एसेट, इसका मतलब ये होगा बिजनेस एसेट। इसका मतलब क्या होगा कि ये कहां पे यूज हो रहा है? बिजनेस। समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है ना जी? अब एग्जांपल्स क्या है कैपिटल एसेट के? अगर हम एग्जांपल्स देखें, ठीक है, तो एग्जांपल्स है, एक है सेक्शन 37 के आइटम्स, ठीक है,
सेक्शन 37 में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, ठीक है, लिस्ट डाउन है, आपने याद करना है। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, इस तरह 2-4 और है, आपने याद करना है, ठीक है। जो 37 के गेन या लॉस है ना बच्चों, ये जाएंगे नॉर्मल टैक्स रिजीम में। कौन से में जाएंगे बच्चों? नॉर्मल टैक्स रिजीम में। दूसरा सेक्शन जो एग्जांपल है वो है सेक्शन 38। वो कौन सा है बच्चों? सेक्शन 38, ठीक है। सेक्शन 38 में जो रिजीम लगेगा वो भी कौन सा लगेगा? नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम जानते हो ना, जो इस पे सैलरीड और नॉन सैलरीड के रेट्स लगते हैं। 38 पे भी सैलरीड और नॉन सैलरीड के रेट्स लगेंगे। नंबर सेकंड 38 के लिए याद रखिएगा, नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 38। 38 में लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे लॉस आएगा तो नो टैक्स ट्रीटमेंट। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है? इसमें आइटम्स कौन से आते हैं? पर्सनल मूवेबल एसेट्स। इधर देखो, अदर पर्सनल मूवेबल एसेट्स कह रहा है, कैपिटल एसेट नहीं कहलाएंगे एक्सेप्ट सेक्शन 38। 38 वाले होंगे, जैसे इसमें पेंटिंग्स आती है, ज्वेलरी आती है, कॉइन्स आते हैं, ये पुराने, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये लिस्ट है, आपने याद करना है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल जो है, जो कैपिटल एसेट है, वो है सेक्शन 37A के आइटम्स, जिसको सिक्योरिटीज भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बच्चों? सिक्योरिटीज। इसमें जो आइटम्स आते हैं वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज भी कहते हैं। कौन से कंपनी के आइटम्स? लिस्टेड कंपनी, जिसमें सिक्योरिटीज लिस्टेड कंपनी के हर उस आइटम को सिक्योरिटी हम कहते हैं जो लिस्टेड कंपनी पैसों के अगेंस्ट इशू करे। जैसे डिबेंचर सर्टिफिकेट जब लोन देती है तो तब डिबेंचर सर्टिफिकेट तो सिक्योरिटी। जब लोन लेती है कंपनी बैंक से, ठीक है, डिबेंचर सर्टिफिकेट, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, ये जो है और क्या है, डेट सिक्योरिटीज, शेयर्स। शेयर्स तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी है। तो लिस्टेड कंपनी के हर उस चीज को जो पैसों के अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी इशू करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज कहते हैं। अच्छा, इस पे सेपरेट टैक्स रिजीम लगेगा, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। कौन सी इनकम है बच्चों? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। रेट्स गिवन है, इसके रेट्स की कैटेगराइजेशन जो है ना 3 है। कितने हैं बच्चों? वैसे मैं समराइज कर लेता हूं, उधर बड़े डिटेल में गिवन है। अगर टैक्स ईयर 2013 या बिफोर, उससे पहले एक्विजिशन हो, तो जितना भी गेन आएगा नो टैक्स ट्रीटमेंट, नॉट अलाउड। अगर टैक्स ईयर 2022 या उससे पहले है, ठीक है, तो फिर रेट्स गिवन है, क्या देखना पड़ेगा? होल्डिंग पीरियड टैक्स रेट्स डायरेक्ट गिवन है। और तीसरी कैटेगरी है टैक्स ईयर 2023 आर आफ्टर। ये किसके बेस पे है बच्चों? किसके बेस पे है? एक्विजिशन के बेस पे, ठीक है। आफ्टर तो इसके भी होल्डिंग पीरियड के मुताबिक रेट्स गिवन है, वो आप नोट्स में देख लीजिएगा। ओके बच्चों, नंबर 4th एग्जांपल है इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कैपिटल एसेट है, ठीक है, लेकिन ये भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। सेपरेट टैक्स रिजीम इसके ऊपर भी सेपरेट टैक्स रिजीम एप्लीकेबल होगा, ठीक है। टैक्स रेट्स जो है वो गिवन है, आप देख लो, ठीक है। ओपन प्लॉट के लिए अलग है, ठीक है, और होल्डिंग पीरियड भी है। फ्लैट्स के लिए अलग है, और नंबर 3 बिल्डिंग्स के लिए अलग है। और होल्डिंग पीरियड भी आपने इसमें देखना है। गेन या लॉस कितना टैक्स लगेगा डिपेंड्स ऑन द होल्डिंग पीरियड। अगर 6 साल से होल्डिंग पीरियड ज्यादा हो तीनों में, तो फिर ये गेन भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का गेन सारे का सारा क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। समझ आ रही है बच्चों? बोले जी। कैपिटल गेन्स में मेरे ख्याल में कॉन्सेप्चुअली और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट है,
बाकी सारे डिफिनीशन है। अच्छा, एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, ठीक है, सिक्योरिटीज के लिए है। ये किसके लिए है? सेक्शन 37A के लिए, जो कि क्या है? सिक्योरिटीज। इस पे एक नोशनल एक्सपेंस चार्ज करेंगे। नोशनल किसे कहते हैं? ख्याली एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? ख्याली, एक्चुअल नहीं होगा। वो एक्सपेंस कितना है? 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड्स एंड कॉस्ट, दोनों का लेना है। हाँ, कितना है? गेन में ये माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड्स एंड कॉस्ट। आर कॉस्ट नहीं है, दोनों का। जो सेल प्रोसीड्स है उसका भी 0.5% गेन में माइनस करना है, जो कॉस्ट है उसका भी 0.5% क्या करना है? माइनस। आपके आसानी के लिए ये फार्मूला बन जाएगा ना, 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड्स प्लस कॉस्ट। ऐसे समझ आ रही है बच्चों? ये माइनस करना है किसमें? गेन। एडमिसिबल एक्सपेंस है ये। एक्सपेंस नोशनल, नोशनल का मतलब क्या है? कि प्रैक्टिकली एक्चुअली इनकम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि माइनस करना है ख्याली एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? ख्याली एक्सपेंस। ओके हो गया बच्चों? बोले यार वो रिमोट ले आओ कारी साहब। ठीक है बच्चों, क्लियर है कि नहीं जी? अगला है डीम्ड इनकम। कौन सा इनकम है? डीम्ड इनकम। डीम्ड का मतलब क्या होता है? टू बी एज्यूम्ड। डीम्ड इनकम का मतलब क्या है? टू बी एज्यूम्ड। ठीक है, कह रहे जनाब हम आपकी इनकम अज्यूम करेंगे अगर आपके नाम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। क्या हो बच्चों? बोले क्या हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 मिलियन या उससे ज्यादा हो। उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो बच्चों? 25 मिलियन या उससे ज्यादा। ठीक हो गया? 25 मिलियन एग्जैक्ट भी है ना? चेक करो कि 25 मिलियन से ज्यादा है। एग्जैक्ट 25 मिलियन है कि नहीं? 25 मिलियन से बढ़ेगा तो डीम्ड इनकम वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो। नोट्स में देखें, इधर दो मुझे। डज नॉट एक्सीड है, आई थिंक डज नॉट एक्सीड ₹25 मिलियन। हाँ, तो 25 मिलियन से ज्यादा है सिर्फ में। क्या है? 25 मिलियन से ज्यादा। ठीक है, तो क्या लगेगा? डीम्ड इनकम लगेगा। ठीक है, अब डीम्ड इनकम कितनी होगी? डीम्ड, जब ये सेक्शन पूरा होगा तो डीम्ड इनकम शैल बी इक्वल टू 20% ऑफ 20% के 5% ऑफ द वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कितनी है वैल्यू? 30 मिलियन, तो 30 मिलियन का 5%। अब टैक्स कितना होगा? जो वैल्यू आज जो इनकम आ जाए ना, डीम्ड इनकम आ जाए, उसका कितना परसेंट? 20% ऑफ डीम्ड इनकम टैक्स होगा। डीम्ड इनकम कितना होगा? 5% ऑफ टोटल वैल्यू। टैक्स कितना होगा उसके ऊपर? 20% ऑफ इनकम। ये डीम्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने एक्सेप्शंस दे दिए कि जनाब जब आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी हो ना, तो इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज को आपने एक्सक्लूड करना है। क्या करना है? इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज को आपने क्या करना है बच्चों? एक्सक्लूड करना है। इन प्रॉपर्टीज के अलावा जो लिस्ट बता रहा हूं, कह रहे इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू 25 मिलियन से बढ़ जाए। ठीक है, वो कौन कौन सी है? कह रहे जनाब वो प्रॉपर्टी निकाल दो जिसमें आप रह रहे हो, या फिर वो प्रॉपर्टी निकाल दो अगर आपके नाम पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टी हो नाम पे। ठीक है, वो प्रॉपर्टी निकाल दो जिसमें आप कारोबार कर रहे हो।
क्या कर रहे हो बच्चों? कारोबार कर रहे हो। वो प्रॉपर्टी निकाल दो जो आपने रेंट आउट की है और आपको क्या चीज आ रही है? रेंटल इनकम। वो प्रॉपर्टी निकाल दो जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। कौन सी इनकम है बच्चों? एग्रीकल्चर इनकम। वो प्रॉपर्टी निकाल दो अगर किसी वार वाउंडेड या शहीद के रिश्तेदारों को मिला हो, जो जंग में शहीद हुआ हो। समझ आ रही है? इस तरह आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को प्लॉट्स वगैरह मिले हो, वो प्रॉपर्टी निकाल दो। लिखना नहीं इधर, मुझे सुन बच्चों, क्लियर है? अब डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट समझ ले। कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी इतना कीमती चीज है, ठीक है, अगर ये आपके पास है या तो इससे इनकम अर्न करें। अगर आप इससे इनकम अर्न नहीं करेंगे तो हम आपकी एज्यूम्ड इनकम समझेंगे। डीम्ड इनकम का मतलब क्या है? एज्यूम्ड। अब देखें, कह रहे आपके नाम पे 50 प्रॉपर्टीज इमूवेबल, ठीक है, लेकिन आप उसमें सब में कारोबार कर रहे हो तो डीम्ड इनकम आपकी जीरो। बात समझ आ रही है? आपके 500 दुकानें हो, आपने सारे रेंट आउट किए हैं, इनकम आ रही है, आपकी डीम्ड इनकम जीरो। वो इसमें आसान अल्फाज में इस वैल्यू को कैलकुलेट करने में वो प्रॉपर्टीज शामिल करनी है जो खाली पड़ी है, जिससे कोई इनकम जनरेट नहीं होता। आप देखें एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप उस पर काश्तकारी कर रहे हो वहां से भी इनकम आ रही है। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो फार्म हाउसेज होते हैं उसका एरिया बताया है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, वो याद करना। अगर उससे ज्यादा होगा तो शामिल होगा, उससे कम होगा तो फिर इस वैल्यू को कैलकुलेट करने में वो शामिल नहीं करेंगे। समझ आ रही है बच्चों? ये था आपका। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके एग्जाम हिंट, ठीक है, समझिएगा, फिर मैं आपको टाइम देता हूं, आप नोट कीजिएगा। एग्जाम हिंट्स क्या है? एग्जाम हिंट्स सुनिएगा बच्चों। एग्जाम हिंट ये है कि बच्चे कहते हैं सर होल्डिंग पीरियड कहां से काउंट करना है? अक्सर किस में आता है? सेक्शन 37A में और इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 37A में आ जाए, कहते हैं सर इसमें तो शेयर्स भी है। अगर शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन हो, कौन से हो बच्चों? बच्चों कौन से हो? विद रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, समझिएगा। हाँ, और ये शेयर्स मिले कब? 1 जनवरी 2020 को, और रिस्ट्रिक्शन कब तक है? 31/12/2020 को। यहां तक क्या है? यहां रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? लैप्स। और अब डिस्पोजल कब है? डिस्पोजल है ऑन 31 दिसंबर 2024। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एक्विजिशन कब है? बच्चों एक्विजिशन कब है? 1 जनवरी 2020, लेकिन कौन से वाला बच्चों? कौन से वाला? विद रिस्ट्रिक्शन। तो कहते हैं सर यहां गेन या लॉस जो आता है ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इस पे होल्डिंग पीरियड कहां से काउंट करोगे? होल्डिंग पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन इररिस्पेक्टिव ऑफ विद रिस्ट्रिक्शन और विदाउट रिस्ट्रिक्शन। आईकेएफ ने क्वेश्चन ऐसा पूछा है तो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिस दिन रिस्ट्रिक्शन लैप्स हो गया हम तो टैक्स ट्रीटमेंट इस दिन करते हैं ना, तो आप होल्डिंग पीरियड नहीं, एक्विजिशन विद रिस्ट्रिक्शन हो या विदाउट, एक्चुअल रिस्ट्रिक्शन एक्चुअल एक्विजिशन जिस दिन होगा उस दिन से हमने होल्डिंग पीरियड क्या करना है? काउंट करना। समझ आ रही है बच्चों? नॉर्मली हम इसकी टैक्सेशन किस बेसिस पे करते हैं बच्चों? किस बेसिस पे करते हैं? एक्रूअल बेसिस पे। कौन से बेसिस पे करते हैं? एक्रूअल। अगर कैपिटल एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट इधर सुनिएगा, अगर कैपिटल एसेट आपको ट्रांसफर हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाप दे दे इनहेरिटेंस में या गिफ्ट कर दे, जिस तरह से भी कोई भी मोड हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, किसको? सन। बाप को क्या कहते हैं बच्चों? बाप को क्या कहते हैं? ट्रांसफर। वैसे कोर्स में है नहीं, लिख ले, इसको कहते हैं नॉन रिकॉग्निशन रूल। इस रूल का नाम क्या है?
रिकॉग्निशन रूल। अगर बाप पे हम लगा दे, आपको कहे ना कि बाप का गेन या लॉस, तो सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस टोटल कॉस्ट, तो गेन या लॉस तो निकल आएगा। सेल प्राइस 0 है, फेयर मार्केट वैल्यू तो होगी ना। लेकिन लॉ कहता है अगर बाप बेटे को इनहेरिटेंस, गिफ्ट, अंडर विल, जो भी फ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर है, ठीक है, या बाई बाई को इस तरह से अगर कोई ट्रांसफर करेगा तो इसको क्या कहते हैं? नॉन रिकॉग्निशन रूल। नॉन रिकॉग्निशन रूल का मतलब क्या है? नो गेन नो लॉस। और मतलब क्या है बच्चों? और मतलब क्या है? नो टैक्स ट्रीटमेंट। ओके हो गया? ट्रांसफर कोर्स में नहीं है ये, पहले होता था नॉन रिकॉग्निशन रूल। अब आ जाए, ये कौन बन गया बच्चों? ये कौन बन गया? ट्रांसफरी। अब ये क्या कर रहा है? उस एसेट को, जो कैपिटल एसेट आया है, उसको क्या करता है? डिस्पोज। तो इसके लिए कॉस्ट क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट इसके लिए क्या है? 0। इसको तो फ्री में मिला ना। अब जब ये इसको डिस्पोज अप करेगा तो गेन या लॉस जब फाइंड करेगा तो इधर भी क्या कॉस्ट 0 लगाएगा? नहीं, इधर लॉ कहता है फार्मूला सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये क्या लगाएगा? ओरिजिनल कॉस्ट किसका? नहीं, जो उसको नहीं, बाप का, ये वाला जो इसके बाप को जितने में पड़ा था वही बेटे के लिए क्या बन जाएगा? कॉस्ट बन जाएगा। समझ आ रही है? वैसे नॉर्मली अगर आप देखें बेटे को कितने में पड़ा है? 0। तो इधर तो कॉस्ट क्या होनी चाहिए? 0। क्या आप 0 लगाओगे? नहीं। लॉ कहता है जो इसके बाप को ये एसेट जितने का पड़ा था वही कॉस्ट बेटे के लिए बन जाएगी। कब? जब वो क्या करेगा इसको? जब आपने टैक्स गेन या लॉस फाइंड करना है कोई भी कैपिटल एसेट। ये नहीं है सेक्शन 37, 38, 37A इमूवेबल प्रॉपर्टी, सबके लिए ये रूल्स। ओके बच्चों, ये था आपका। इसके अलावा कैपिटल एसेट में डिफिनीशन है, वो तो आप खुद याद करोगे। कैपिटल एसेट इतना ही था, चले नोट करें। शाबाश। कितने हो गए? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। फोर्थ हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बच्चों कौन सी इनकम्स जाएंगी? वो सारी इनकम्स जाएंगी जो नॉट टैक्सेबल इन एनी अदर हेड ऑफ इनकम। करे जनाब, जो बाकी 4 हेड्स ऑफ इनकम में जो भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी वो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वो कहां पे टैक्सेबल होगी? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके हो गया बच्चों? कहां पे टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेस। ओके हो गया जी। अब इसकी कुछ इनकम्स हमें बता रहा है, लिस्ट है, आसान सा हेड ऑफ इनकम है। कुछ तो जो हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़े थे सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि था प्लांट एंड मशीनरी अलोंग विद बिल्डिंग। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी अलोंग विद बिल्डिंग। जब इन दोनों को कंबाइंडली रेंट आउट करेंगे तो कहां पे जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यूटिलिटीज, हाँ, amenities and other service charges। ठीक है। नंबर 3 सबलेटिंग ऑफ, बोले ना, आपको याद नहीं है?
सबलेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, नंबर 4 ग्राउंड रेंट, हाँ, और नंबर 5 वकेटिंग द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 5 हमने कहां पे पढ़े थे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। ठीक है, इसके बाद कह रहे जनाब डिविडेंड इनकम। कौन सी इनकम? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम जानते हो ना? ठीक है, एक तो याद रखिएगा बच्चों, इस पे जो रिजीम पे आखिर में एक लेक्चर दूंगा, फाइनल टैक्स रिजीम लगेगा इसके ऊपर। क्या लगेगा बच्चों? फाइनल टैक्स रिजीम, जिसको हम एफटीआर या पीटीआर भी कहते हैं, प्रिजेम्पटिव टैक्स रिजीम। ठीक है, कौन सा रिजीम लगेगा? एफटीआर, फाइनल टैक्स रिजीम। ओके हो गया। न्यूमेरिकल में इंशाल्लाह रिजीम्स के ऊपर अलग से भी बात करूंगा, वैसे देख लें। फाइनल टैक्स रिजीम, अगर पाकिस्तान सोर्स डिविडेंड हो, ये लिख लीजिएगा, एग्जाम हिंट, पाकिस्तान सोर्स डिविडेंड। ठीक है, तो हिट तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन रिजीम कौन सा लगेगा? एफटीआर। अगर फॉरेन सोर्स डिविडेंड हो बच्चों, कौन सा हो? तो फिर ये कौन सी इनकम होगी? एनटीआर इनकम होगी, नॉर्मल टैक्स रिजीम लगेगा। क्या लगेगा? नॉर्मल टैक्स रिजीम। ठीक है, एग्जाम हिंट में ये बात कहीं लिखी हुई थी। इसके बाद है इंटरेस्ट इनकम। बाकी तो सारे क्या चीज है बच्चों? इंटरेस्ट इनकम या प्रॉफिट ऑन डेट भी कहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम या प्रॉफिट ऑन डेट। इसके लिए बच्चों याद रखिएगा, किसकी बात कर रहा हूं? इंडिविजुअल और एओपी की। इंडिविजुअल या एओपी की इंटरेस्ट इनकम अगर 50 लाख या 50 लाख से कम हो, क्या हो? इज लेस देन ₹5 मिलियन, तो फिर इनके लिए ये एफटीआर इनकम होगी। कौन सी इनकम होगी बच्चों? एफटीआर। नंबर 2, अगर इंटरेस्ट इनकम इज मोर देन ₹5 मिलियन, तो फिर इंडिविजुअल और एओपी के लिए भी ये कौन सी इनकम होगी? एनटीआर। कौन सी इनकम होगी बच्चों? एनटीआर इनकम। ठीक है, कंपनीज के लिए हमेशा एनटीआर इनकम। कौन सी इनकम? कोई लिमिट नहीं है, कंपनीज के लिए हमेशा कौन सी इनकम होगी? इंटरेस्ट इनकम, एनटीआर। ओके हो गया बच्चों, क्लियर है कि नहीं? लिस्ट बताए शाबाश मुझे जल्दी से। रॉयल्टी, रॉयल्टी जानते हो? हाँ जी। अगला एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। अगर आप एफबीआर को आपका रिफंड बन जाए और वो आपको रिफंड देने में डिले करे, कोई फाइन पेनल्टी, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बाकी लिस्ट मेरे ख्याल में आप देख ले, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक बार रिवाइज करें, ये नोट करें, इसमें जो टेक्निकल चीजें थी वो मैंने बता दी। नोट्स निकाले, इसको नोट करें, फिर नोट्स निकाल के रीडिंग करें। कोई मसला है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम बिजनेस, 5th हेड ऑफ इनकम एंड लास्ट हेड ऑफ इनकम एंड इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस बच्चों, हम इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे मेनली। एक हम पढ़ेंगे इनकम्स और सेकंड हम पढ़ेंगे डिडक्शंस, या फिर आप इसको बोल दे एक्सपेंसेस। ठीक है, डिडक्शंस हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक है जनरल डिडक्शंस। कौन से डिडक्शन बच्चों? जनरल डिडक्शंस। और नंबर 2 है बच्चों कौन से? स्पेशल डिडक्शंस। ठीक है,
ये दो तरह के हम डिडक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इनकम के। इनकम फ्रॉम बिजनेस में कौन कौन सी इनकम्स टैक्सेबल होंगी? तो कहते हैं जनाब कोई भी, सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, कहते हैं आप कोई भी कारोबार करो। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का, कारोबार का मतलब क्या है? लेन देन। कहते हैं आप कारोबार कोई भी करो। अब कारोबार आप कहेंगे कि बिजनेस, डिफिनीशन तो लॉ ने दी हुई है, लेकिन उससे तो मुझे आज तक समझ नहीं आई इसने क्या लिखा हुआ। तो बिजनेस का मतलब क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम रिपीट कर रहे हो और उससे हम इनकम अर्न कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है। बात मेरी समझ आ रही है? तो कहता है आप कोई भी कारोबार करो, उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस आपकी क्या होंगी? कौन से हेड में जाएंगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। आगे कहता है आप गुड्स सेल करो या फिर आप सर्विसेज सेल करो। आप गुड्स सेल करो या फिर सर्विसेज सेल करो, ठीक है। दोनों से जो इनकम आएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। राइस सर्विसेज सेल कर रहा है, ठीक है। ये नीचे चले जाए, यहाँ पे ये जो पेंटर की दुकान है वो तस्वीरें सेल कर रहा है। समझ में आ रही बात? सामने जो है अगला बैठा हुआ है वो कोई और गुड्स सेल कर रहा है। कहता है आप सर्विसेज सेल करो या गुड्स सेल करो, ये दोनों इनकम्स आपकी कहां पे जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। करे जनाब आप मूवेबल प्रॉपर्टी रेंट आउट करो। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? मूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रेंट ए कार और केटरिंग का सर्विस बिजनेस। ओके हो गया। करे जनाब आप यहां पे सर्विसेज आम पब्लिक को दे दो या सर्विसेज मेंबर्स को, जैसे आईकेएफ सिर्फ अपने लोगों को सर्विसेज दे रहा है, पब्लिक को नहीं दे रहा, ठीक है। इसी तरह कह रहे आप कोई भी बेनिफिट रिसीव करोगे बिजनेस रिलेशनशिप में। एनी बेनिफिट किस में बच्चों? किस में? रिलेशनशिप में। तो वो आपकी क्या होगी बच्चों? वो आपकी क्या होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। वो आपकी क्या होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक हो गया। कह रहे जनाब आप जो है ना और क्या है, इंटरेस्ट इनकम अर्न करोगे और आप कंपनी होंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे। क्या होंगे बच्चों? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वो आपकी क्या होगी बच्चों? वो आपकी कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है। इसके लिए फिर वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है कि जनाब एक आपके पास होगा नोशनल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? एक होगा रियल प्रॉफिट। रियल प्रॉफिट आप टैक्स में रिकॉर्ड करोगे, नोशनल प्रॉफिट की कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग वाले रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करते हैं, टैक्स वाले कहते हैं जनाब ये नोशनल प्रॉफिट है, किताबी प्रॉफिट है, टैक्स में ये इनकम या प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अकाउंटिंग वाले रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड करते हैं, टैक्स वाले कहते हैं माजरत भाई हम नहीं रिकॉर्ड करते। अकाउंटिंग वाली इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते हैं हाँ बच्चों, करते हैं ना। टैक्स वाले कहते हैं नहीं। इसी तरह प्रोविजंस वगैरह ये भी अंदाजे, कोई भी प्रोविजन टैक्स वाले कहते हैं नहीं, यहाँ पे सच्ची मुच्ची बातें होंगी, यहाँ पे अंदाजों से बात नहीं चलेगी। ओके हो गया बच्चों, क्लियर? अब क्या आ गए बच्चों? जनरल डिडक्शंस। जनरल डिडक्शंस बच्चों, फिर हमारे पास कुछ एडमिसिबल होंगे। एडमिसिबल कौन से वाले हैं? जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि इनको क्या कर दे? माइनस कर दे, लेस कर दे, चार्ज कर दे इनकम फ्रॉम बिजनेस। यहाँ जो इनकम कैलकुलेट की इसमें से ये डिडक्शंस माइनस कर दे। कौन कौन से माइनस कर दे? कहते हैं 4 बताता हूं। होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस जो एक्सपेंसेस इनकर किए वो माइनस कर दो।
राइस बिजनेस कर रहा है, बिल्डिंग का रेंट होली एंड एक्सक्लूसिवली, टीचर्स की सैलरी होली एंड एक्सक्लूसिवली, बिजली के बिल, स्टाफ की सैलरी, समझ आ रही है, अदर यूटिलिटीज, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस है, एडमिसिबल है। सेकंड कह रहे हैं जनाब, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, क्या करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है अकाउंटिंग में नॉन करंट एसेट, हाँ, या तीसरा नाम है वो एक्सपेंस जो आपको मोर देन 1 ईयर से ज्यादा बेनिफिट दे, ऐसा रिसोर्स जो कितना बेनिफिट दे, 1 साल से ज्यादा, तो इसको हम कौन सा एक्सपेंस कहते हैं, कैपिटल। कह रहे हैं जनाब कैपिटल एक्सपेंस जो है ना, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, इनएडमिसिबल। इनएडमिसिबल में बात करेगा, मैंने थोड़ा सा यहां पे किया। अच्छा, कहते हैं इस पे आपका जो एडमिसिबल एक्सपेंस है ना, वो क्या है, टैक्स डिप्रिसिएशन या फिर टैक्स अमोर्टाइजेशन, ये क्या है बच्चों, एडमिसिबल। ओके हो गया बच्चों, क्लियर है। नंबर 3 कह रहे जनाब, अगर ऐसा कारोबार कर रहे हो जिसमें जानवर यूज हो रहे और वो जानवर कभी अल्लाह मियाँ को हमला हो रही का मजाक उड़ाते थे, हमारे पास कितने गधे पकड़ेंगे संजानी में, ठीक जी। एनिमल्स यूज्ड इन बिजनेस, और वो जानवर क्या हो जाए, मर जाए, और सेल करके उस पे क्या हो जाए, नुकसान। फॉर एग्जांपल सेल किया आपने कितने का, 1 लाख का, कॉस्ट इसकी पड़ी थी 5 लाख रुपए, कितना नुकसान हुआ, 4 लाख का जो नुकसान है ये उस बिजनेस का क्या होगा, एडमिसिबल एक्सपेंस होगा। जैसे डेयरी प्रोडक्ट का कोई बिजनेस हो और उसमें जानवर वगैरह यूज हो रहे हो। नंबर 4 अमलगमेशन, दो बिजनेसेस आपस में मिलके कोई नया बिजनेस बना दे, तो इन मर्जर पे जो खर्चा होगा लिखा हुआ है, वो खर्चे के नाम आपने याद रखने हैं, वो एडमिसिबल एक्सपेंस। ओके हो गया बच्चों, बोले जनरल डिडक्शंस कौन से वाले बच्चों, कौन से वाले, इनएडमिसिबल जनरल डिडक्शंस हो, और कौन से वाले, इनएडमिसिबल जी। नंबर 1 करे जनाब इनकम टैक्स, दूसरा नाम क्या है, सेस, तीसरा नाम क्या है, रेट, इनएडमिसिबल। इनकम याद रखिएगा, आपको याद होगा मैंने आपको जो फॉर्मेट ड्रॉ किया था नोट्स में भी वो फॉर्मेट है, मैंने कहा था इनकम्स एक पेज पे बनाए, टैक्सेस दूसरे पेज पे बनाए। नेवर, कभी ये हो ही नहीं सकता कि इनकम में आप कोई अमाउंट माइनस करें। अगर कभी आपकी इनकम 10 रुपए थी और 2 रुपए टैक्स डिडक्ट हुआ, आप इनकम हमेशा कौन सी शो करेंगे, ग्रॉस शो करेंगे। 2 रुपए कहां पे माइनस होंगे, टैक्स लायबिलिटी में। अगर ये एडवांस टैक्स है या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है तो कहां पे माइनस होंगे, टैक्स लायबिलिटी में। ठीक हो गया। नंबर 2 कह रहे जनाब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यही बात तो ऊपर बता दी ना, हाँ बच्चों क्लियर है ना। नंबर 3 कह रहे वो एक्सपेंसेस फ्रॉम विच लॉ ने आपको रिक्वायर किया हो टू डिडक्ट टैक्स। अगर टैक्स डिडक्ट करते हो तो एडमिसिबल एक्सपेंस, नहीं करते तो इनएडमिसिबल। सैलरीज जो कि पर एनम कितने से ज्यादा हो, 6 लाख से, इन पे टैक्स डिडक्ट करना क्या है, कंपलसरी है। जैसे परचेजेस जितने के भी हो, परचेजेस टैक्स डिडक्ट करना क्या है बच्चों, बोले कंपलसरी। समझ आ रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा, सैलरीज और परचेजेस तो मैंने बता दिया क्योंकि आपके नोट्स में कोर्स में है। इधर सुने, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर कभी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि मिस्टर अब्दुर्रहमान या राइस पेड रेंट ऑफ रुपीस 50 लाख रुपए ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2025 एंड राइस हैज नॉट डिडक्टेड द टैक्स, इसका मतलब क्या है कि रेंट पे टैक्स डिडक्ट
करना था लेकिन उसने नहीं किया। अगर वो किसी एक्सपेंस के साथ मेंशन कर देना कि उसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो आप ये समझेंगे कि इस पे एडवांस टैक्स या टैक्स डिडक्ट करना था, एड सोर्स नहीं किया। जब नहीं किया तो क्या एडमिसिबल एक्सपेंस होगा? नहीं, फिर क्या हो जाएगा? इनएडमिसिबल। ठीक है। और परचेजेस के लिए एक्सेप्शन है कि परचेजेस सारे के सारे इनएडमिसिबल नहीं होंगे। परचेजेस कितने इनएडमिसिबल होंगे? 20%। परचेजेस कितने इनएडमिसिबल हो जाएंगे? 20% इनएडमिसिबल हो जाएंगे, 80% फिर भी एडमिसिबल होंगे। नंबर 4, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। आसान है ना? हाँ जी। अगला है ड्राइंग्स, या पर्सनल एक्सपेंसेस ओनर्स की जो होती है। ठीक है। जी। रिजर्व्स फंड को आप या सेविंग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करना, ये तो खर्चा है ही नहीं ना, ये तो आप सेविंग्स कर। ठीक है। अगला कह रहे एओपी हो आप, क्या हो? आपका बिजनेस क्या हो? एओपी, और अपने मेंबर्स को पेमेंट करे क्या क्या एक्सपेंसेस? सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बोनस, इस तरह के एक्सपेंसेस उन्होंने लिस्ट दी हुई है, इनएडमिसिबल है। ठीक है। नंबर 8, वो कुछ एक्सपेंसेस जो आप किस में कर रहे हो बच्चों? किस में कर रहे हो? कैश में। कह रहे जनाब, अगर टोटल उस हेड में, सिंगल हेड में टोटल एक्सपेंस की अमाउंट सालाना 2,50,000 से क्या हो गई? ज्यादा हो गई, और सिंगल पेमेंट 25,000 से ज्यादा हो गई। किससे ज्यादा हो गई? ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाए, ए एंड बी साइमल्टेनियसली, तो फिर अगर ये एक्सपेंस आप पे करोगे किसके थ्रू बच्चों? किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। क्या करोगे? एडमिसिबल। और अगर कैश के थ्रू करेंगे, बच्चों कैश के थ्रू करोगे तो इनएडमिसिबल। अब सुनिएगा, आसान कर देते, इन दोनों में कोई एक कंडीशन भी फुलफिल ना हो, फिर आप कैश में करो या बैंक के थ्रू करो, एडमिसिबल। समझ आ रही है? आसान कर दिया। कंडीशन क्या है? दो, पूरे साल का एक्सपेंस कितने से ज्यादा हो जाए, और सिंगल पेमेंट, तो किसके थ्रू करेंगे? तो क्या होंगे? कैश में करेंगे। इन दोनों में कोई एक पूरा ना हो, ये ऊपर वाला ए और बी में कोई एक पूरा ना हो, कोई एक, तो फिर कैश में करो, बैंक के थ्रू करो, एडमिसिबल। अब पहले वाला निकाल दो, पूरा नहीं हुआ, टोटल 2,50,000 से कम हुआ, सिंगल पेमेंट फिर 1,80,000 है, एडमिसिबल। फिर सिंगल पेमेंट की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हुई, पहले वाला पूरा हुआ, दूसरे वाला नहीं होता। पहले वाला क्या है? 2,50,000 से ज्यादा, सिंगल पेमेंट 25,000 से कम है, फिर भी एडमिसिबल। कैश में करो या बैंक में करो, 25,000 या 25,000 से कम, तो आसान हो गया। इन दोनों में कोई एक भी फुलफिल नहीं होगा, ये दोनों कंडीशंस के दरमियान क्या है बच्चों? क्या है? इन दोनों, ये दोनों साइमल्टेनियसली फुलफिल होंगे तो बैंकिंग चैनल एप्लीकेबल होगा। इन दोनों में कोई एक पूरा होता है, कोई दूसरा नहीं होता, आसान, सोचना छोड़ दे, ये दो लिख दे, दोनों इकट्ठे पूरे होंगे तो बैंकिंग चैनल कंडीशन एप्लीकेबल होगा। दोनों में कोई एक भी पूरा ना हुआ, दो है, पहले वाला पूरा ना हुआ, फिर कोई बैंकिंग चैनल नहीं, जैसे मर्जी दिल करे पेमेंट करो। दूसरे वाला पूरा ना हुआ, फिर जैसे मर्जी दिल करे पेमेंट करो, बैंक के थ्रू करो, कैश के थ्रू करो, दोनों केसेस में क्या होगा? एडमिसिबल। समझ आ रही? बोले बच्चों। अगला है सैलरीज, नंबर 9 सैलरीज। जी, सैलरीज के लिए सिंपल है कि जनाब, नंबर ए, आफ्टर टैक्स डिडक्शन अगर 6 लाख से ज्यादा है पे करोगे, ये शर्त है। हाँ बच्चों, ठीक है ना? एंड अगर सैलरी पर मंथ
32,000 थी ना, 34,000 थी, 32 है man, 32 है, 32 रुपीज 32,000 पर मंथ से ज्यादा हो यार, 32 है आई थिंक, मैं चेक कर लूंगा, लिखवाया था मैंने 34, चलिए मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं, एग्जैक्ट मैं भूल गया हूँ कौन सी है, ऑर्डिनेंस देखूंगा पता चल जी। 32 और 34 पर मंथ से ज्यादा हो तो एडमिसिबल, और कब, अगर 6 लाख से ज्यादा हो तो आफ्टर टैक्स डिडक्शन, ये 2 कंडीशन। ओके हो गया। इसके अलावा कह रहे जनाब अगर फार्मास्यूटिकल बिजनेस हो, कौन सा हो, फार्मास्यूटिकल बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है बिजनेस नहीं, ख्याल कीजिएगा क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर, तो इसके कौन से एक्सपेंस पे कंडीशन लगा दी, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल एक्सपेंस पे। कह रहे जनाब ये सारा एडमिसिबल नहीं होगा, ये कितना एडमिसिबल होगा, लोअर ऑफ एक्चुअल आर 10% ऑफ टर्नओवर। ओके बच्चों, हाँ क्लियर के नहीं, बोले जी। अगला कह रहे कमीशन आप पे करते हो, क्या पे करते हो, कमीशन। तो कमीशन जो लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहे, किस में आ रहे हैं, उनके लिए क्या है, एडमिसिबल। जो नहीं आ रहे, नॉट इन एटीएल, ठीक है, तो उनके लिए कमीशन लोअर ऑफ एडमिसिबल है, सारा नहीं एडमिसिबल। कितना एडमिसिबल है, लोअर ऑफ, लोअर ऑफ व्हाट, एक्चुअल या फिर 0. कितना परसेंट है, 0.2% है, ऑफ टर्नओवर है ना, इन दोनों में जो लोअर होगा वो क्या होगा, एडमिसिबल। ओके बच्चों क्लियर है जी। आगे थी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स, जो बाकी एक्सपेंसेस रह गए वो खुद रीडिंग कर ले। उसमें है एप्रोप्रिएशन ऑफ, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंस। क्या है बच्चों, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंस। कॉमन एक्सपेंस किसे कहते हैं, याद है बच्चों, वो एक्सपेंस जो एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए यूज हो, मोर देन वन पर्पस। हम अक्सर कहते हैं नहीं हमारा कॉमन फ्रेंड है, मतलब क्या होता है कि ये मेरा और इसका क्या है, कॉमन, दोनों का हमारा फ्रेंड है, ठीक है। तो कॉमन एक्सपेंस एक हेड का है, ये मेरा एक्सपेंस है, दूसरा का ये मेरा है, मतलब ऐसे एक्सपेंस जो 2 हेड्स में यूज हो रहा हो, या एक हेड और पर्सनल के लिए यूज हो रहा हो, या एक हेड और कोई और पर्पस के लिए शेयर किया जा रहा हो, तो लॉ कहता है जनाब उसकी क्या करें, अपोर्शनमेंट का मतलब क्या है, डिवाइड करें। जो बिजनेस के हिस्से में आया वो एडमिसिबल एक्सपेंस, जो अदर पर्पसेस में आया वो इन एडमिसिबल एक्सपेंस। ओके हो गया। अगला है अनपेड लायबिलिटी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ाया था ना। और अगला है रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर, मुझे सुने फिर टाइम देता हूं ना, क्या है बच्चों, रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आज आप एक्सपेंडिचर जो आज आप पे कर दें, इनकर कर दे, पे कर दे, और बाद में वो आपको वापस हो जाए, जैसे बेड डेट्स आज हम रिकॉर्ड कर दें। टैक्स ईयर 2010 में एक बंदे ने बेड डेट्स रिकॉर्ड कर लिए, कितने, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने भी इजाजत दे दी, कितने, 100,000। आज वो खड़ा है इन टैक्स ईयर 2025, और वो बेड डेट्स क्या हो गए बच्चों क्या हो गए, रिकवर्ड, कितने, 100,000। तो टैक्स ईयर 2025 में इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर। रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। यहां पे क्या रिकॉर्ड किया था, एक्सपेंस। जब ये रिकवर हो जाए इसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर हमारी क्या होती है, इनकम होती है। इधर सुनिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आखिरी क्या पढ़ रहे हैं,
जनरल डिडक्शंस का मतलब पता है क्या है? ये रूल्स जो है ना, ये रूल्स, जैसे ये वाला रूल देखो, ये वाला कैश एक्सपेंस वाला, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी एप्लीकेबल होगा, कैपिटल गेन्स में भी, जहां पे कैश एक्सपेंस पे करोगे। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कोई एक्सपेंस, कोई सैलरी पे करोगे, जैसे कलेक्शन चार्जेस आपने वार्डन रखा हुआ है, सैलरी वाला रूल एप्लीकेबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जनरल डिडक्शंस का मतलब क्या है कि ये सारे हेड्स ऑफ इनकम पे एप्लीकेबल होंगे। सारे का मतलब क्या है? सैलरी पे भी नहीं, कहते उन हेड्स ऑफ इनकम पे जिसमें डिडक्शंस अलाउ हो, जिसमें डिडक्शंस क्या हो बच्चों? अलाउ। ओके जी, एक ब्रेक करते हैं, नमाज शमाज पढ़ ले, कुछ खाना शाना हो वो कर दे, फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर 12B और 12C कंप्लीट करेंगे। आज बिजनेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है? हेड्स ऑफ इनकम आज खत्म। हाँ, 2 बजे तक आ जाए, ठीक है? ओके। बच्चों अगले जो हमारे हैं वो है स्पेशल डिडक्शंस, ठीक है? चैप्टर 12B है नोट्स का, स्पेशल डिडक्शंस। अब स्पेशल डिडक्शंस में जो सबसे पहले आ रहा है वो आ रहा है टैक्स डिप्रिसिएशन। क्या आ रहा है बच्चों जी? टैक्स डिप्रिसिएशन के हमारे पास 2 टाइप्स। कितने टाइप्स है बच्चों? 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट, नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन। अच्छा, नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन आप किस पे चार्ज करेंगे?
ठीक है, आपने याद रखना है जब वो कभी कहे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसका मतलब यह है कि इस पे टैक्स, नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, या फिर वो कहे कि जनाब डिप्रिसिएबल एसेट्स है। डिप्रिसिएबल एसेट का लफ्ज जहां पे भी इस्तेमाल होगा तो याद रखिएगा ये बिजनेस एसेट होगा। ये जो एसी लगा हुआ है, ठीक है, ये डिप्रिसिएबल एसेट है, लेकिन मेरे घर पे जो एसी लगा हुआ है या आपके घरों में जो एसी लगे हुए हैं वो डिप्रिसिएबल एसेट नहीं है। जब भी डिप्रिसिएबल एसेट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये एसेट कहाँ पे यूज हो रहा है बच्चों, बिजनेस में यूज हो रहा है, ठीक है। या थर्ड वो कहेगा नॉन करंट एसेट, वैसे कहता नहीं है लेकिन अगर कहे तो इन तीनों का मतलब क्या होगा कि इस पे जो खर्चा हुआ है वो इनएडमिसिबल होगा, इस पे जो एडमिसिबल एक्सपेंस होगा वो क्या होगा, नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन। सारा खर्चा माइनस नहीं करना है, इस पे क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, नॉर्मल। अब नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने बता दिया कि कौन सा मेथड यूज होगा, WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। नंबर सेकंड कह रहे जनाब इग्नोर करें अगर कहीं क्वेश्चन में रेजिड्यूल वैल्यू गिवन हो, ठीक हो गया। थर्ड कह रहा है कि जनाब इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल में एक्वायर करेंगे, जिस साल में क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, फुल ईयर नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जिस साल में डिस्पोज्ड ऑफ करेंगे तो नो नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन, ठीक हो गया। ये चार बातें याद रखनी है नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन के लिए। जो सेकंड टाइप है टैक्स डिप्रिसिएशन का वो है इनिशियल अलाउंस। वो क्या है बच्चों, इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ एसेट होता है। इनिशियल अलाउंस कब चार्ज करेंगे बच्चों, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ एसेट, ठीक हो गया। रेट होगा इनिशियल अलाउंस का 25%, ठीक है। और नंबर थर्ड इन एलिजिबल इनिशियल अलाउंस, इन एलिजिबल एसेट्स का लिस्ट गिवन है, वो एसेट्स का लिस्ट गिवन है जिस पे नहीं होगा, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, बिल्डिंग्स, इस पे इनिशियल अलाउंस नहीं होगा। नंबर टू व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, इस पे नहीं होगा। प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी यूज्ड इन पाकिस्तान, इस पे नहीं होगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे नहीं होगा, और उन एसेट्स पे नहीं होगा जिनकी 100% कॉस्ट एज एन एक्सपेंस अलाउ किया जाए, ठीक है। इन 5 किस्म एसेट्स के ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं होगा, इनके अलावा जो एसेट्स है उन पे इनिशियल अलाउंस होगा, ठीक है। अब आ जाए कि रिटन डाउन वैल्यू WDV कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन है वो WDV मेथड है, तो उसके लिए WDV कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने बच्चों एसेट देखना है कि एसेट एलिजिबल है फॉर इनिशियल अलाउंस, एलिजिबल एसेट है। अगर एलिजिबल हो तो पहले साल क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में जो WDV का फार्मूला होगा वो होगा WDV इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस। सब्सीक्वेंट ईयर्स में कैसे करोगे, सब्सीक्वेंट ईयर्स में होगा WDV इज इक्वल टू कॉस्ट
माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन। ओके हो गया। और अगर ये एसेट हो इनएलिजिबल, मतलब इस पे इनिशियल अलाउंस नहीं होगा, तो फिर WDV कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले साल WDV होगी यूज का पहला साल, WDV शैल बी इक्वल टू कॉस्ट। पहले साल कॉस्ट ही WDV होगी। सेकंड ईयर में या सब्सीक्वेंट ईयर्स में WDV शैल बी इक्वल टू कॉस्ट माइनस नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन। ओके हो गया बच्चों? क्लियर है जी। फिर आगे कह रहा है कि ऐसे एसेट जो पार्टली बिजनेस में यूज हो रहा, बच्चों कितना यूज हो रहा हो? पार्टली, होली यूज ना हो रहा हो, तो कह रहा है जनाब अपोर्शनमेंट करेंगे उस एसेट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसिव है, एक्सेप्ट बच्चों किसकी अपोर्शनमेंट नहीं करेंगे? इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस सारे का सारा एडमिसिबल एक्सपेंस होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके हो गया बच्चों? बच्चों क्लियर है जी। आगे कह रहा है कि अगर हम एसेट्स की डिस्पोजल करेंगे, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, कह रहे हैं अगर बिजनेस एसेट्स की बच्चों डिस्पोजल करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। कहता है जनाब वो एसेट डिस्पोज करो जो होली यूज हो रहा था इन बिजनेस, उसकी अगर डिस्पोजल करेंगे तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा टैक्स गेन और लॉस इज इक्वल टू कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस टैक्स WDV। कंसिडरेशन रिसीव्ड के साथ जब मैं मेंशन ना करूं तो सब जगहों पे होगा सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, और बाकी सब के लिए ये भी सेम होगा, टैक्स गेन आएगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, टैक्स लॉस आएगा तो इन एडमिसिबल एक्सपेंस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके बच्चों, बोले क्लियर है जी। नंबर 2, वो एसेट डिस्पोज्ड ऑफ हो जो पार्टली यूज हो रहा हो इन बिजनेस। जो कैसे यूज हो रहा हो बच्चों? पार्टली यूज हो रहा। तो कह रहे जनाब फिर फार्मूला होगा टैक्स गेन और लॉस इज इक्वल टू कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस टैक्स WDV प्लस नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन, क्योंकि इनिशियल अलाउंस तो डिसअलाउ नहीं होता ना, इनिशियल अलाउंस तो सारे का सारा किसको चार्ज करेंगे? बिजनेस को चार्ज करेंगे। डिसअलाउ कौन से वाला हुआ होगा? अभी पढ़ा, इधर देखो ना, पार्टली यूज हो रहा था तो एक्सेप्ट अपोर्शनमेंट करेंगे सारे एक्सपेंसेस के अलावा, तो इनिशियल अलाउंस तो सारे का सारा किसको चार्ज हुआ होगा? बिजनेस को। तो कौन सा चार्ज नहीं हुआ होगा? नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन। तो नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन जितना 10 साल, 5 साल, 3 साल, जितने साल ये एसेट नॉन बिजनेस यूज के लिए डिप्रिसिएशन डिसअलाउड क्या हुआ था? अलाउ नहीं हुआ था, माइनस नहीं हुआ था एज एन एक्सपेंस, वो जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो टैक्स WDV में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। गेन आएगा तो इनकम, लॉस आएगा तो एक्सपेंस। नंबर 3,
बच्चों क्या डिस्पोज ऑफ करें? व्हीकल। तो व्हीकल के लिए बच्चों जो पहला स्टेप है ना, उसमें देखना है कि ये फ्लाइंग फॉर हायर था या फिर अगर फ्लाइंग फॉर हायर हो, कौन सा हो बच्चों? फ्लाइंग फॉर हायर। तो फार्मूला होगा सिंपल, टैक्स गेन आर लॉस इज इक्वल टू कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस टैक्स WDV। अगर कौन से वाला हो बच्चों? फ्लाइंग फॉर हायर। दूसरा कौन सा है? अगर कौन सा हो? नॉट फ्लाइंग फॉर हायर। अगर नॉट फ्लाइंग फॉर हायर हो तो फिर आपने देखना है कि जनाब इसकी कॉस्ट 75 लाख से ज्यादा है। बच्चों क्या देखनी है? इसकी कॉस्ट। अगर कॉस्ट 75, पहले कम कर ले, चलो पहले देखना है नॉट फ्लाइंग फॉर हायर हो और कॉस्ट कितनी हो? 75 लाख या उससे कम, तो फिर भी फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। टैक्स गेन और लॉस इज इक्वल टू कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस टैक्स WDV। फिर देखना है अगर कॉस्ट क्या हो बच्चों? मोर देन 7.5 मिलियन, तो फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा। टैक्स गेन और लॉस इज इक्वल टू कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस टैक्स WDV। कंसिडरेशन रिसीव्ड यहां पे क्या होगा? कंसिडरेशन रिसीव्ड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट सेल प्रोसीड्स। क्या होंगे बच्चों? प्रोपोर्शनेट सेल प्रोसीड्स किसके इक्वल होंगे? प्रोपोर्शनेट सेल प्रोसीड्स इज इक्वल टू रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट। ऊपर रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट है ना, हाँ, जो कि क्या होगा? 75 लाख। क्या होगा? 75 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड्स। ठीक हो गया। ये कब? जब गाड़ी कौन सी वाली हो बच्चों? नॉट फ्लाइंग फॉर हायर हो और उसकी कॉस्ट कितने से बढ़ जाए? 75। ओके हो गया बच्चों। अगला नंबर 4, अगर एसेट बिजनेस में यूज हो रहा था और उसको क्या कर लिया? एक्सपोर्ट करेंगे। क्या कर लिया? एक्सपोर्ट। तो इसमें इग्नोर करो एक्चुअल सेल प्रोसीड्स। क्या इग्नोर करो बच्चों? तो एक्चुअल सेल प्रोसीड्स की जगह क्या लोगे? कॉस्ट शैल बी ट्रीटेड एज अ सेल प्रोसीड्स। जो ओरिजिनल कॉस्ट है हमेशा टैक्स गेन आएगा। हमेशा क्या आएगा बच्चों? और हमेशा टैक्स गेन इक्वल होगा किसके? टैक्स डिप्रिसिएशन। ओके बच्चों, हाँ बोले। नंबर 5 है इमूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर 5 क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में मैं इसको सम अप करता हूं। वैसे चार्ट मैंने बनाया था आपको बड़े डिटेल में, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लॉट, वेदर इट इज पर्सनल or business, whether constructed or open, प्लॉट, ठीक है, और क्या बच्चों? क्या? पर्सनल बिल्डिंग्स, ठीक है। इन दोनों का कहां पे जाएगा बच्चों? इन दोनों का गेन या लॉस कहां पे जाएगा? कैपिटल गेन्स। और अगर सिर्फ और सिर्फ क्या हो बच्चों? क्या हो? बिल्डिंग ओनली, ठीक है। ये किसका हो? बिजनेस का। समझ आ रही है? तो इसका गेन या लॉस कहां पे जाएगा? इनकम फ्रॉम
बिजनेस। बिल्डिंग का गेन या लॉस कहां पे जाएगा? जो बिजनेस का होगा। कहां पे जाएगा बच्चों? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस बिल्डिंग की, जो बिजनेस की बिल्डिंग है, अगर इसकी कॉस्ट हो लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी, सेल प्रोसीड्स हो, क्या चीज बच्चों? सेल प्रोसीड्स हो इज इक्वल टू आर लेस देन ओरिजिनल कॉस्ट। सेल प्रोसीड्स आर इक्वल टू आर लेस देन ओरिजिनल कॉस्ट। जी बच्चों, इसका गेन या लॉस का फार्मूला होगा सिंपल, कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस टैक्स WDV। गेन तो इनकम, लॉस तो एक्सपेंस। कंसिडरेशन रिसीव्ड, सेल प्राइस आर फेयर मार्केट वैल्यू। मैंने कहा जहां पे मैंने ना लिखा हूं, लेकिन अगर कोई बिल्डिंग सेल हो बिजनेस का और उसके सेल प्रोसीड्स आर मोर देन ओरिजिनल कॉस्ट, किसके इक्वल हो? ओरिजिनल कॉस्ट। उधर क्या इग्नोर किया था? सेल प्रोसीड। इधर क्या इग्नोर कर लोगे? इग्नोर ओरिजिनल कॉस्ट। जब ओरिजिनल कॉस्ट इग्नोर करोगे तो सेल प्रोसीड्स शैल बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल कॉस्ट। हमेशा क्या आएगा इस केस में? टैक्स गेन आएगा, और टैक्स गेन हमेशा किसके इक्वल होगा? टैक्स डिप्रिसिएशन। ओके बच्चों, बोले जी। ये था आपका 12B। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें डिफिनीशन है कंसिडरेशन रिसीव्ड और कॉस्ट की, मेरे ख्याल में वो, और डिस्पोजल की, वो आप लोगों ने खुद याद करनी है। हाँ, इसमें एक और टॉपिक था कि अगर सिंगल ट्रांजैक्शन में, किसमें बच्चों? सिंगल ट्रांजैक्शन में आप सेल आउट करते हो या डिस्पोज करते हो, क्या चीज? मोर देन वन एसेट। अच्छा, जो बुक में एग्जांपल है वो बिल्डिंग और प्लॉट की है, मतलब दुकान उसने सेल की है तो प्लॉट की वैल्यू अलग निकाली है, बिल्डिंग की अलग। क्यों अलग निकाली है? क्योंकि प्लॉट वाली इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में जानी है, बिल्डिंग वाली इनकम फ्रॉम बिजनेस में जानी, अपॉर्शनमेंट की है। ये सिर्फ ये नहीं है, हो सकता है आपको 5 एसेट्स दे दे के जनाब एक बिजनेस का एसी था राइस का, एक अब्दुर्रहमान का घर का एसी था, ठीक है, एक अब्दुर्रहमान के घर की ज्वेलरी थी, एक पेंटिंग थी, 3-4 दे दे और डिफरेंट एसेट्स दे दे। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये कैपिटल एसेट दे दे या बिजनेस एसेट दे दे, तो इसके लिए हमें बताया गया था कि जनाब कंसिडरेशन रिसीव्ड अगर सबका लमसम आ जाए तो इसकी हम अपॉर्शनमेंट करेंगे किस बेसिस पे बच्चों? किस बेसिस पे? बोले ना, फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे हम कंसिडरेशन रिसीव्ड को क्या करेंगे बच्चों? अपॉर्शनमेंट। क्या करेंगे? अपॉर्शनमेंट करेंगे, ठीक है। जब मैं कहूं फेयर मार्केट वैल्यू बेस, नीचे जो है ना फेयर मार्केट वैल्यू रखनी है, बेस किसको बनाना है? फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। जिसका चाहिए जितने एसेट से उन सब के फेयर मार्केट वैल्यू ऐड करके उस पे कंसिडरेशन रिसीव डिवाइड करें, एवरेज कंसिडरेशन रिसीव आएगा, मल्टीप्लाई बाई उससे करें जिस एसेट का चाहिए हो, उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, आपके पास उस एसेट का कंसिडरेशन रिसीव्ड आ जाएगा। टैक्स WDV गिवन होगी उसको माइनस करें, या अगर कैपिटल एसेट है कॉस्ट गिवन होगी तो आपके पास गेन आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। कैपिटल एसेट है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, बिजनेस एसेट है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में या तो इनकम ऐड होगी, अगर लॉस है तो एज एन एक्सपेंस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके बच्चों, हाँ बोले क्लियर? ये था आपका चैप्टर 12B। घर बैठ के 3 घंटे में रिवाइज कर सकते? कहते हैं हाँ। अभी मैं पूछूं महीना पहले पढ़ाया है, नहीं रिवाइज किया हो? रिवाइज किया? चलो 2 मिनट
12C है ना जी, 12C। चले आने जी, 12C में सबसे पहले जो है वो है इंटेंजिबल्स। क्या है बच्चों? इंटेंजिबल्स, ठीक है। इंटेंजिबल्स नॉन करंट एसेट, इसके लिए भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का लफ्ज इस्तेमाल करेगा, इनएडमिसिबल, ठीक है। या फिर नॉन करंट एसेट्स का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता है, या फिर ऐसे भी अक्सर न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा एक्सपेंस इनकर्ड लिखा होगा और कहेगा कि बेनिफिट्स देगा या 5 सालों के लिए एक्सपेंस, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब है कि ये इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट की पूरी कॉस्ट एडमिसिबल नहीं होती, इस पे क्या एडमिसिबल होता है बच्चों? टैक्स अमोर्टाइजेशन, ठीक है। और टैक्स अमोर्टाइजेशन जो है, इसके लिए रूल्स है कि जनाब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होगा। कौन सा मेथड यूज होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड। इग्नोर रेजिड्यूल वैल्यू यहां पे भी, हाँ ओके। नंबर 3, टैक्स अमोर्टाइजेशन इज इक्वल टू, फार्मूला है कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अगर जिस साल में एक्वायर करेगा, एक्विजिशन करेगा और फुल ईयर यूज नहीं करेगा, ड्यूरिंग द ईयर करेगा, तो टैक्स अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करेगा नंबर ऑफ डेज यूज्ड। फार्मूला क्या बन जाएगा? टैक्स अमोर्टाइजेशन इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज यूज्ड डिवाइडेड बाय 365 डेज। अगर इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, जिस साल डिस्पोजल करेगा, नो टैक्स अमोर्टाइजेशन, फिर कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगी, हाँ ओके। और अगर यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में ना गिवन हो या फिर लिखा हो कि इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ है, तो फिर आपके लिए यूजफुल लाइफ क्या होगी बच्चों? 25 ईयर्स, ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है? अब इस इंटेंजिबल को यूज के बाद अगर कभी क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? डिस्पोजल करेंगे, तो हम देखेंगे कि होली यूज हो रहा था या फिर पार्टली बिजनेस में यूज हो रहा था। होली यूज हो रहा हो या पार्टली यूज हो रहा हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला है, टैक्स गेन और लॉस इज इक्वल टू कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस टैक्स WDV। टैक्स consideration received is sale price or fair market value whichever is higher। gain आएगा तो income from business, loss आएगा तो admissible expense। ओके बच्चों, क्लियर है? अगला है employees training and facilities। employees training and facilities जो इदारे बताए हुए हैं और जो स्कीम बताए हुए हैं और जो फैसिलिटीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई गवर्नमेंट इदारे देख ले, जैसे आर्मी का देख ले, CMH बनाया हुआ है, अपने एम्प्लॉइज का इलाज फ्री करवाते हैं। अब CMH पे जितना खर्चा आर्मी का होगा वो सारा एडमिसिबल। PTCL ने डिस्पेंसरी बनाई हुई है, उस डिस्पेंसरी को चलाने पे PTCL का जितना खर्चा होगा PTCL के लिए एडमिसिबल एक्सपेंस, ठीक है। या और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे जितना खर्चा होगा वो ट्रेनिंग्स उन इदारों से प्रोवाइड करेंगे जो गवर्नमेंट इदारे हो, प्रोविंशियल, फेडरल या लोकल, या फिर बोर्ड FBR से अप्रूव्ड इदारे हो, ठीक है। अगला है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर।
बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोई खर्चा कर लेते हैं, ठीक है, तो कहते हैं जनाब ये सारा माइनस नहीं करना, इसको भी क्या करना है, अमोर्टाइज करना है। क्या करना है, अमोर्टाइज एट द रेट 20%, या फिर कितने पे डिवाइड करना है, 5 years, दोनों सेम बात है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कौन सा है बच्चों, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, ठीक है। कह रहे हैं जनाब अगर आपका बिजनेस ऐसा हो जिसमें साइंटिफिक रिसर्च, दो बातों का ख्याल रखना है, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है। और नंबर सेकंड, इनकर्ड इन पाकिस्तान, अगर ये दोनों कंडीशंस पूरे हो जाए तो एडमिसिबल। इन दोनों में कोई एक ना पूरा हो, दरमियान में एंड लगा है, तो इनएडमिसिबल। ओके बच्चों, उसके बाद है बैड डेट्स। क्या है बच्चों, बैड डेट्स। प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स इज इनएडमिसिबल एक्सपेंस। प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टार्ट में बता दें कौन से एडमिसिबल है, एक्चुअल बैड डेट्स। लेकिन एक्चुअल बैड डेट्स के एडमिसिबिलिटी के लिए भी कंडीशंस रख दिए। क्या रख दिए, कंडीशंस। कहता है जनाब ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इनकम हो। क्या कंडीशंस रख दिए बच्चों, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इनकम, ऑलरेडी इनकम में शामिल हो। नंबर सेकंड, जितना आप माइनस करने लगे हो उतना बुक्स में क्या करोगे, राइट ऑफ। अगर माइनस ज्यादा करोगे और राइट ऑफ कम किए हो तो फिर आपको नहीं अलाउ किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। क्या है बच्चों, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स में क्या है, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। अगर फुल रिकवरी हो, जितना माइनस किया था सारे का सारा रिकवर हो जाए, तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा, ये कौन सा एक्सपेंस होगा, रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर होगा। हमारी क्या होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर पार्शियल रिकवरी हो, क्या हो बच्चों, पार्शियल रिकवरी, तो दो केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे, दो। नंबर फर्स्ट, अगर रिकवर्ड अमाउंट इज मोर देन, नहीं, अगर रिकवर्ड अमाउंट इज मोर देन डिसअलाउड अमाउंट, किससे ज्यादा हो बच्चों, डिसअलाउड कैसे आएगा पता है ना, डिसअलाउड क्लेम्ड माइनस अलाउड बाय द डिपार्टमेंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिसअलाउड। जो उसने क्लेम किए, लाख क्लेम किए, डिपार्टमेंट ने कहा नहीं 80,000 हो जाएंगे, 20,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। अगर रिकवर्ड अमाउंट इज मोर देन डिसअलाउड, तो फिर जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आएगा, दैट शैल बी इक्वल टू इनकम फ्रॉम बिजनेस। वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या करोगे बच्चों, ऐड करेंगे। नंबर बी, अगर रिकवर्ड अमाउंट इज लेस देन डिसअलाउड अमाउंट, तो फिर जो डिफरेंस आएगा वो हमारा एडमिसिबल एक्सपेंस होगा। ओके बच्चों, हाँ। और एग्जाम हिंट, एग्जाम हिंट क्या है, एग्जाम हिंट ये है, अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो कहां से, न्यूमेरिकल, अकाउंटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, या नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी अकाउंटिंग का प्रॉफिट होता है ना बच्चों, ठीक है ना, तो फिर हमेशा
लेस करेंगे कौन सा अमाउंट, रिकवर्ड अमाउंट। ये तो करेंगे ना इसी तरह, ये डिफरेंस जो जहां पे ऐड करना है ऐड करेंगे, जहां पे माइनस करना है माइनस, वो तो ये वैसे ही करेंगे। लेकिन ये जो रिकवर्ड अमाउंट है ना, इसकी बात करें, ये वाला केस हो या ये वाला हो या दोनों हो, तो रिकवर्ड अमाउंट वट एवर द केस में भी हमेशा क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे, लेस करेंगे। हाँ, हमेशा क्या करेंगे बच्चों, लेस करेंगे। लेकिन याद रखना कब, जब आपका न्यूमेरिकल कहां से स्टार्ट हो रहा हो, अकाउंटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट। ओके बच्चों, क्लियर है जी। और अगर स्टार्ट हो रहा हो एग्जांपल सेल से, तो फिर क्या करोगे, फिर रिकवर्ड अमाउंट को कुछ नहीं करना, ऐड क्या करोगे जो डिफरेंस है, या माइनस क्या करोगे जो डिफरेंस, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, ये अमाउंट। ये अगर ये आया, ये वाला केस हो तो डिफरेंस ऐड करेंगे, ये वाला केस हो तो डिफरेंस माइनस करेंगे। फिर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इधर देखें, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स है तो डिफरेंस का भी ट्रीटमेंट करेंगे, ये वाला केस हो तो डिफरेंस ऐड करेंगे, ये वाला केस हो तो डिफरेंस माइनस। दूसरा ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो रिकवर्ड अमाउंट है वो हमेशा माइनस करेंगे, ये वाला केस हो या ये वाला हो, रिकवर्ड अमाउंट हमेशा क्या करोगे, माइनस। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, सेल से, रेवेन्यू से, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट जैसे अकाउंटिंग में करते हो, तो फिर सिर्फ डिफरेंस का इंपैक्ट डालोगे। डिफरेंस कब ऐड करना है, कब माइनस करना है, वो मैंने आपको बता दिया। और मैं आप कहोगे सर कॉन्सेप्ट समझा दे, मैं क्लास में समझा चुका हूं, अभी किसी से पूछता हूं कि ये क्यों करते हैं, तो आप में से किसी ने नहीं बताना, तो अभी फिर बताऊंगा, 2 दिन फिर बाद वही हाल होगा, तो जरूरत ही नहीं। आप लोगों को ये पढ़ाया था? हाँ, आपको कहां तक पढ़ाया था? अच्छा, वो ये रह गया था, ये समझ आ गई आपको, ये आप लिख ले बेस, या ये लेक्चर आप ले ले, मैं पोर्टल बनवा देता हूं, ठीक है, पूरा सिर्फ बेड डेट्स का, सिर्फ ये रह गया था, फिर ये समराइज दे के आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी बच्चों, क्लियर है। उसके बाद है एसेट्स टेकन ऑन लीज, बातें नहीं प्लीज बच्चों, कौन से एसेट्स बच्चों, बिजनेस के लिए आप एसेट किस पे ले लो, लीज पे। ओनली टैक्स में सिर्फ और सिर्फ ओनली लीज रेंटल्स आर एडमिसिबल एक्सपेंस। लीज्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी और एक्सपेंस एडमिसिबल नहीं होगा, सिंपल, समझ आ रही है। वो डिप्रिसिएशन हो, वो इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ क्या एडमिसिबल होगा, लीज रेंटल्स। और इसके बाद थ्योरी है, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग है, इसी के साथ आपका चैप्टर ये वाला एहतिताम पजीर हुआ, ठीक है। कल इंशाल्लाह आएंगे तो हम टैक्स रिजीम्स को डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, किसको, और साथ में पास पेपर्स, लॉसेस, टैक्स क्रेडिट्स खुद से एक बार रिवाइज करके आइएगा, ठीक है बच्चे। आपका मैं पोर्टल बनाता हूं, आपने वहां से ले, बना हुआ है, लॉसेस जल्दी जल्दी सुन ले, सिर्फ आप सिर्फ सुनोगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और टैक्स क्रेडिट्स तो आपने पढ़े हुए, ठीक है, न्यूमेरिकल भी चैप्टर 11 के आपने किए हुए हैं, तो मिनिमम टैक्स रिजीम नहीं पढ़ाना, वो मैं करवा दूंगा आपको अलग से, ठीक है, डिटेल भी करवा दूंगा। ओके बच्चों, बोले हाँ, तो आज के लिए इतना काफी था, हाँ के पढ़ा दूं और चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज। उसका